हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड में हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिंदी में हमको कराएंगे इसे। जो आपकी 300 से लेके 1200 तक की जो हिस्ट्री है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट, ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में। तो एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। इसमें टोटल आपको 6 यूनिट दिखाई दे रही है। इसमें से पहली यूनिट जो है वो आज हम डिस्कस कर देंगे, तो आपके 5 यूनिट बचेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य, ये जो चैप्टर है वो ऐतिहासिक जो साक्ष्य होते हैं, ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं, इसके ऊपर ये चैप्टर है। तो देखिए, मेनली दो प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो होते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक में क्या आ जाएगा, जैसे जो हमारा लिटरेचर होता है जिसमें हमें धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, या कोई ग्रंथ हो जाए, कोई कहानी हो जाए, ठीक है, जो भी लिखित रूप में हमें मिलता है उसे हम साहित्यिक साक्ष्य की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो पुरातात्विक है, यानी कि जिसमें जैसे कि आप मान लीजिए सिक्के मिल जाते हैं, कोई मोन्यूमेंट मिल जाता है, ठीक है, कोई आपको मुद्रा मिल जाए, कुछ आपको मूर्तियां मिल जाती हैं, ये सभी जो है ये किस में आ जाती है, पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर आ जाती है। तो दोनों को डिस्कस करेंगे वीडियो में डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्रोत या साक्ष्य जो होता है उसका क्या मतलब होता है और उसका यूज क्या होता है इतिहास में। तो साक्ष्य जो है वो अतीत के विभिन्न अवशेष हैं। ठीक है, अतीत के अवशेष के रूप में साक्ष्य होते हैं। इससे क्या करते हैं, जो इतिहासकार होते हैं वो इतिहास का पुनर्निर्माण करने में उनको मदद होती है। ठीक है, आप समझिए, देखिए साक्ष्य का मतलब यहाँ पे जो सबूत होते हैं। तो जो जो भी अतीत में मिली हुई चीजें हैं, चाहे वो ग्रंथ हो गए, चाहे वो मूर्तियां हो गई, चाहे वो सिक्के हो गए, ठीक है, चाहे वो औजार हो गए, जो भी चीजें हैं, जो भी अतीत की मिले हुए साक्ष्य हैं, वो क्या होते हैं, इतिहास को दोबारा से पुनर्निर्माण करने में मदद करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अतीत को चित्रित करने के लिए एक ही तरह के साक्ष्यों की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। अतीत के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है, हमें इतिहास के बारे में अगर जानकारी लेनी है, तो एक ही तरह के जो सबूत मिलते हैं उसकी व्याख्या जो है वो अलग अलग तरीकों से की जाती है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार जो है उसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं। साक्ष्य जो होते हैं, जो सबूत होते हैं, वो ऐतिहासिक व्याख्याओं की आत्मा के रूप में कार्य करते हैं। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि अगर अतीत के बारे में जानकारी लेनी है लेकिन हमें कोई साक्ष्य मिले ही ना, कोई सबूत मिले ही ना, तो हम कैसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, हम नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए साक्ष्य इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको व्याख्याओं की आत्मा के रूप में इसको मतलब दर्शाया जाता है। ठीक है, इतिहास की जानकारी को साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त किया जा सकता है। साहित्यिक में क्या क्या आएगा उसको डिटेल में जानेंगे, और पुरातात्विक में क्या क्या आता है उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो ये तो हो गया साक्ष्य या सबूत, जिससे हमें इतिहास के पुनर्निर्माण करने के लिए और हम उसको यूज करते हैं, उससे हमें मदद मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों की अपनी अपनी सीमाएं होती है। यानी कि ये जो सबूत मिलते हैं इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, और जिसकी वजह से इतिहासकारों को काफ़ी दिक्कत भी आती है। जैसे कि आपको अभिलेख वगैरह की सीमाएं जो हैं, आप आगे मैं आपको इसको डीप डिस्कस करूंगा, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो अभिलेख मिलते हैं वो टूटे फूटे मिल जाते हैं, कई बार उसके अक्षर वगैरह लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ है हो सकता है या कोई अन्य ग्रंथ है, तो उसका क्या नजरिया रहा हो, समाज में क्या व्यवस्था रही हो, तो उसको लेकर कई बार क्या होता है, जो हमें साक्ष्य सबूत मिलते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होती है। इसलिए एक से उपलब्ध जानकारी को दूसरे साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी से मिलान करना आवश्यक हो जाता है। यस, मान लो एक साक्ष्य है, उससे कुछ जानकारी मिली, तो उसको दूसरे साक्ष्य से मिलाकर भी उसका क्रॉस चेक किया जाता है। ठीक है, उसको देखा जाता है, और तब उनसे मिलान करने के बाद हमें जानकारी जो मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिर क्या होता है, उत्खनन करने से या जमीन के अंदर जो कुछ संग्रहित है, उत्खनन, अन्वेषण, इन सब से हमारे अतीत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हमारे सामने आते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब खुदाई की जाती है, उत्खनन कराया जाता है, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उससे इतिहासकारों ने जानकारी निकाली है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम साहित्यिक जो हमारे स्रोत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक साक्ष्य जो है वो अतीत के बारे में हमें काफी विस्तार से, काफी डिटेल में जानकारी देते हैं। क्योंकि उनमें जो घटनाओं के बारे में और जो भी टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में वर्णन मिल जाएगा। जो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं उसमें कालक्रम, ठीक है, याद रखिए, कालक्रम, लिपि लेखकों के व्यक्तिगत पक्षपात आदि से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं। जो अब जब आप कभी एमए हिस्ट्री करोगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है हिस्टीरियोग्राफी। वहाँ पे आपको साक्ष्य के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जो इतिहासकार होते हैं,
इतिहासकार जो होते हैं उनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, समझिए इस बात को। हर इतिहासकार अपना सोचने का एक नजरिया होगा, उसकी अपनी एक अलग विचारधारा होगी। तो ऐसे में इतिहासकारों को जो साक्ष्य मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ पक्षपात कर देते हैं, ठीक है, अपने नजरिए से सोचते हैं। तो ये भी एक समस्या आ जाती है। ये एक समस्या है कि इतिहासकार ने को कुछ मिला, उसने अपने तरीके से उस पर सोचा और उसके बारे में लिख दिया, ठीक है, ये पक्षपात हो जाता है। जबकि इतिहासकार को जो भी इतिहास लिख रहा है या अतीत के बारे में लिख रहा है, उसको निष्पक्ष होकर लिखना है, ठीक है, जो उसको साक्ष्य मिलता है उसको कई जगह से मिलान करना है, उसको जब लगे कि हाँ ये सही है उसके बाद उसको लिखना होता है, और बिना किसी पक्षपात के लिखना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसलिए इतिहास की बेहतर समझ के लिए साहित्यिक साक्ष्य को अपने साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी से परिपुष्ट किया जाता है। समझ गए ना, कि जो भी इतिहास में जो भी साक्ष्य मिले हैं, तो उसको बहुत अच्छे से, जो भी अन्य साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, उसे बहुत अच्छे से क्रॉस चेक किया जाता है, उसको समझा जाता है, तब जाके उस पर कुछ लिखा जाता है, उस पर कुछ उसको सही माना जाता है। आगे बात करेंगे साहित्यिक साक्ष्य जो है, इसमें देखिए इसको भी कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे धार्मिक साहित्य हो गए, जो भी धर्म से संबंधित लिखित में आपको मिलता है। गैर धार्मिक साहित्य मान लो जैसे कि कुछ कहानियां हो गई, या फिर कुछ उपन्यास हो गए, या उस समय की कोई अन्य पुस्तक हो गई, वो गैर धार्मिक में आ जाएगी। फिर जो विदेशी साहित्य, विदेशी में क्या होता है कि जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे चीन से आने वाले जो यात्री होते थे, वो भारत में जो दिखते थे उसमें लिखते थे, या अरब देशों से आने वाली यात्रियां, उनका जो लिखा हुआ साहित्य है तो वो विदेशी साहित्य में आ जाता है, ठीक है। हर तरह के जो साहित्य मिलता है, उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करेंगे सबसे पहले धार्मिक साहित्य की। तो देखिए जो पुराण हो गए, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इन सब का जो संकलन है वो गुप्त काल के आसपास होता है। तो इससे भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। फिर इसके बाद है आर्य मंजू श्रीकल्प मूलम, ठीक है। ये क्या है, ये एक बौद्ध साहित्य है, ठीक है। याद रखिए जो आर्य मंजू श्रीकल्प मूलम है, ये एक बौद्ध साहित्य है। इसमें क्या होता है कि भारत का जो प्रारंभिक से मध्ययुगीन का इतिहास रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे वर्णन मिलता है आपको। फिर जो तीर्थ हैं या व्रत हैं, या जो तपस्या हो गई, उपवास हो गया, या महिलाओं से रिलेटेड जो व्रत हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी अनेक जो विधियां होती हैं, जो उसको करने का तरीका होता है, वो पुराणों में जोड़ा गया है। तो ये भी आप जो धार्मिक साहित्य में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, तो पुराणों से भी हमें जानकारी मिलेगी। इसके बाद पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, तो पूर्वी भारत भारत में रचित उप पुराण जो है, वो लोकप्रिय, उसमें मान्यताओं, रीति रिवाजों, त्योहारों की जानकारी के लिए मूल्यवान है। तो ये कुछ धार्मिक साहित्य हैं जिसमें से हमको इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब बात करेंगे कुछ गैर धार्मिक साहित्यों की, जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं है और अलग तरह का, जैसे कोई नाटक या कोई स्टोरी वगैरह मिल जाती है। तो देखते हैं। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा में कविता और गद्य दोनों में संयोजन से शास्त्रीय रूप प्राप्त किया। यानी कि उस समय में क्या हो रहा था, गुप्त काल में संस्कृत भाषा में कविता भी लिखी जाती थी और गद्य भी लिखा जाता था, ठीक है, दोनों तरह का। तो इन दोनों के मिश्रण से जो साहित्य था उसने अपना शास्त्रीय रूप ले लिया था, और यहाँ से हमें काफ़ी जानकारी मिली है। इसके बाद है कालिदास ने जो लिखा है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, ठीक है, मालविक अग्निमित्रम, इसके बाद रघुवंशम और कुमार संभवम, मेघदूतम, ठीक है, ये सारी जो है रचनाएं किसकी हैं, कालिदास की हैं। तो इनके द्वारा जो ये गीतात्मक रचनाएं मिली हमको, या जो नाटक इनके द्वारा लिखे हुए हमको मिलते हैं, तो इन नाटकों और इन गीतात्मक रचनाओं से भी हमें अतीत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये कौन से कैटेगरी में डाले जाते हैं, ये गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है। आगे है कि संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां माना जाता है। ये जो कालिदास के द्वारा लिखी हुई रचना है ना संस्कृत में, ये सबसे बेहतरीन कृतियां मानी जाती हैं संस्कृत भाषा की। फिर बहुत ज़्यादा फेमस जो है पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ आप सभी ने सुनी होगी। ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, इसमें आपको मनोरंजन भी होगा, इसमें आपको व्यंग कथाएं भी मिलेगी, इसमें जानवरों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप कभी इन कहानियों को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है, और ये गैर धार्मिक साहित्य की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर जो वराह मिहिर है, इनकी जो पंच सिद्धांतिका है, इसमें खगोल के जो कार्य हैं और जो विचार हैं, खगोल शास्त्रीय ज्ञान जो है वो हमको मिलेगा, ठीक है। और इनकी जो संहिता है, इसमें हमें ऋतुओं के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है। तो ये सारे क्या है, गैर धार्मिक साहित्य में आएंगे, और इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी अवधि के दौरान बड़ी संख्या में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभावशाली धर्मशास्त्र भी लिखे गए थे, ठीक है। जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल में देखो, बाण बाण भट्ट द्वारा हर्ष चरित वगैरह हो जाएगा, ये कुछ जीवनियां हैं,
ये याद रखना कि इस समय में काफ़ी सारे धर्मशास्त्र लिखे गए थे, इसके बाद कुछ जीवनियाँ भी लिखी गई है जो महत्वपूर्ण है। जैसे बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा, हर्ष के बारे में लिखा है। फिर संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित लिखी गई। पद्मगुप्त जो है वो सनहन कंचरित, ठीक है, थोड़े से नाम थोड़े से मुश्किल है ये, आप इसे याद कर लेना लेकिन पेपर में लिखना जरूर। फिर इसके बाद आपका जो विलड़ विक्रमादेव चरित है, इनके जो चरित्र काल की जो भी जानकारी है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से कई सारी हमें जीवनियाँ मिल जाती है, तो जीवनी से भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। फिर कलहण जो थे, इन्होंने राज तरंगिणी लिखा था और इसमें कश्मीर के जो शासक हैं इस उनका क्रम से बिल्कुल, कश्मीर में कब किसका शासन रहा, उनके बाद कौन आया, पूरा का पूरा आपको बिल्कुल सीक्वेंस में क्रम में लिखा हुआ मिलता है। यानी राज तरंगिणी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी देती है कश्मीर के शासकों के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये हमने क्या पढ़ा, धार्मिक पढ़ लिया हमने, गैर धार्मिक पढ़ लिया। अब बात करेंगे विदेशी साहित्य के, जो बाहर से लोग आए जिन्होंने भारत को देखा, भारत को समझा, उन्होंने भी भारत के बारे में लिखा, तो विदेशी साहित्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई जो चीनी भिक्षु थे, ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु, जो चीनी भिक्षु थे, जो बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए, समझने के लिए भारत में आए थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान थी वहाँ की इन्होंने यात्राएं करी, देश को देखा समझा, ठीक है, उसके बारे में जो उनको सही लगा, जो उनको जानकारी लगी, उन्होंने उसके बारे में लिखा, तो इससे हमें जानकारी मिल जाएगी। फिर जो सबसे जो फेमस रहे हैं, जैसे फाइयान जो था काफ़ी फेमस है, हेनसांग जो है ये भी फेमस है, और इत सिंह, तो इन यात्रियों के द्वारा, ठीक है, इन यात्रियों के द्वारा जो लिखा गया था, इनके नज़रिए से जो लिखा गया था वो भी इतिहास के रूप में यूज़ होता है। फाइयान ने बड़ी संख्या में ग्रंथों का अनुवाद करा, उसको ट्रांसलेट करा और उसे उसने भारत में उसको इकट्ठा किया। उनका यात्रा वृत्तांत जो है फोको, ये थोड़ा नाम याद रखना, ये है। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत जो है उसकी पुस्तक जो है सीयू की, इसमें से हमें मिल जाता है। अरबी जो लेखक थे जैसे सुलेमान अल मसूदी, अबू जैद अल बिदूरी, इब्न हौकल, इन्होंने भी भारत को देखा, उसके बारे में लिखा समझा, ठीक है, तो यहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। और अल बरूनी जो सबसे ज़्यादा इसकी फेमस है किताब, किताब उल हिंद, इसमें क्या है, भारतीय समाज के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत अध्ययन है। किताब उल हिंद में आप ये लगा लो कि भारत के दर्शन के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत के रीति रिवाज के बारे में, ठीक है, भारत के बारे में बहुत जाति व्यवस्था हो गई, हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। और इसमें किताबुल हिंद में कैसे लिखा जाता था, एक क्वेश्चन के रूप में लिखा जाता था पहले, फिर बाद में उसमें उसका आंसर लिखा होता था, तो इस तरीके से काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाता है। तो ये विदेशी साहित्य हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये अभी तक तो हम साहित्य की बात कर रहे थे, जो हमें लिखा मिल रहा है, चाहे वो विदेशियों के द्वारा लिखा मिले, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ के रूप में मिले, चाहे वो गैर धार्मिक ग्रंथ के रूप में मिले। लेकिन अब बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या क्या हो जाता है, इसमें शिलालेख आ जाएंगे, इसमें सिक्के आ जाएंगे, इसमें मोहरें मिल जाती हैं, मृत भांड हो गया, मूर्ति कला हो गई, या फिर मान लो उस समय में औजार मिल जाते हैं, या मनके मिल जाते हैं, ठीक है, या और कोई शिल्पकला की चीजें मिल जाती है, तो वो सब इसके अंदर आ जाती है पुरातात्विक साक्ष्य में। और ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, ये खुदाई में, जब जमीन के अंदर उत्खनन कराया जाता है तो खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिलती हैं। और इनका अन्वेषण करना, इनको समझना, ठीक है, उसके बाद इसको इकट्ठा करना, इनको क्लासीफाई, इनका वर्गीकरण करना, उसके बाद उसको समझ के इसके बारे में इतिहास का लिखा जाता है, इतिहास को रचा जाता है। अब बात करेंगे अभिलेख की, तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। अभिलेख क्या होता है, आई होप आप सभी जानते होंगे, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। अभिलेख जो होता है, मान लो पत्थर के ऊपर, किसी धातु के ऊपर, किसी लकड़ी के ऊपर, ठीक है, लिखा हुआ होता है। यानी अभिलेख जो होता है वो ऐसा लेखन होता है जो किसी पत्थर पे, किसी लकड़ी पे, किसी धातु पे, हाथी के दांत पे, या फिर कांसे की जो मूर्तियां होती हैं, या ईंटों में, इस पे उकेरा जाता है। तो इस तरीके से कुछ होता है। ये इमेज आप ध्यान से देखो, देखो पत्थर में उकेर रखा है ध्यान से, ये होते हैं अभिलेख। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख अध्ययन कहा जाता है, या इसको एपिग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। पुरालेख अध्ययन में क्या होता है, जो अभिलेख होता है उसको समझा जाता है, और उसमें जो जानकारी दी जाती है उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ये सब पुरालेख के तहत आ जाता है। गुप्तोत्तर काल में, अगर गुप्त काल में, जो गुप्त के वो बाद वाला काल था, जो जिसे गुप्त उत्तर या फिर गुप्तोत्तर काल कहा जाता है, इसमें क्या था, क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग तरह की लिपियों का विकास हुआ था। और संस्कृत के अभिलेखों में स्थानीय जो बोलियां थी उसका प्रभाव भी काफी देखने को मिल रहा था, उसमें वर्तनी और शब्दों में काफी ज्यादा प्रयोग देखने को मिल रहा था, जो स्थानीय लोकल जो लैंग्वेज होती थी। पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश के शासन के दौरान जो तमिल भाषा थी वो हमें ज्यादा दिखती है, क्योंकि इनके समय में क्या हुआ था, जो दक्षिण भारत से जितने भी अभिलेख मिले हुए हैं उन सब में तमिल भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है।
तो ये मेन भाषा बन गई थी। दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में जो मंदिर है, मंदिरों की दीवारों पे देखें तो वहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं उसमें भी क्या था, सैकड़ों तमिल अभिलेख हमको मिल जाते हैं, बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। ऐसे हजारों अभिलेख उपलब्ध हैं जिनमें कुछ पत्थरों के ऊपर तो कुछ ताम्र पत्रों के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। और जो शाही अभिलेख होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रशस्तियां हैं। प्रशस्तियां का मतलब क्या होता है, प्रशस्तियां का मतलब होता है कि जो शासक होता है उसकी प्रशंसा में लिखा हुआ, यानी उसमें उसकी तारीफें लिखी जाती है, उसके द्वारा जो विजय अभियान होते हैं वो लिखा जाता है, उसकी बढ़ चढ़ के तारीफ की जाती है, तो ये प्रशस्तियां हो जाती हैं जो शाही वंशावली और राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालती है। तो अब जो प्रशस्तियां होती है इसमें हमें शाही वंशावली भी दिख जाएगी, जो राजनीतिक घटना है, जो कोई युद्ध हुआ है या उसमें जीत हुई है, तो वो सब हमें डिटेल में मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे सिक्के। सिक्के तो आप सभी जानते ही हैं। तो सिक्के जो थे वो कभी चांदी के सिक्के, कभी सोने के सिक्के, अन्य धातुओं के सिक्के, ये मिलते ही रहते थे। तो सिक्कों के अध्ययन जो होता है उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आज के समय में अगर हम मुद्रा के रूप में देखें तो इसको भुगतान के लिए यूज किया जाता है। आज के समय में क्या होता है, जो मुद्रा होती है हमारी वो भुगतान मतलब कोई चीज खरीदने, कोई चीज बेचने में जो हम उसको यूज करते हैं। और इसके बाद है कि माल या सेवाओं के आदान प्रदान के लिए मुद्रा को स्वीकार किया जाता था। उस समय में जब सिक्कों का चलन हो चुका था, तो जब कोई माल या सेवा या कुछ सर्विस वगैरह लेनी देनी होती थी तो उसमें क्या होता था कि मुद्राओं का यूज कर लिया जाता था। जो इक्ष्वाकु, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है पढ़ने में। ये जो वंश था इसमें 7 महान सिक्कों के अनुरूप में सीसे के सिक्के भी जारी किए गए थे। गुप्त राजाओं ने अच्छी तरह से जो बढ़िया जो सोने के सिक्के होते हैं, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों के उदाहरण भी आपको उल्लेखनीय है, क्योंकि समुद्रगुप्त एक सिक्का ऐसा मिला है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ सिक्के होते थे और इसका यूज क्या होता था, भुगतान वगैरह के लिए किया जाता था। गुप्त सिक्कों के पीछे की ओर धार्मिक चिन्ह है जो कि राजाओं की धार्मिक संबद्धता को भी दिखाता है। कभी कभी क्या होता था कि जो सिक्के होते हैं वो राजाओं के जीवन से संबंधित विवरण भी देता है, जैसे कि समुद्रगुप्त वाला आपको एग्जांपल, समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है यानी कि इसका मतलब वो संगीत प्रेमी है, ये बताता है हमें। गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने एक लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी, विवाह किया था, ये विवरण जो है वो सिक्के से मिल जाता है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने क्या करा, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी जो है वो मिल जाती है, क्योंकि इनके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया था उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है, साक्ष्यों की सीमाएं। अब देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग प्रोवाइड कराई है आपको। इस हेडिंग को आपको पेपर में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आपको और ज्यादा विस्तार से अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज। जैसे कि देखिए क्या है, जो साक्ष्य होते हैं ना उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, उसमें कुछ कमियां होती है। सबसे पहली कमी क्या है, निश्चित तारीख का ना होना। कई बार कुछ ऐसे मतलब अभिलेख मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं तो उसमें हमें तारीख वगैरह के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, तो उससे ये नहीं पता लग पाता है कि वो किस समय का रहा होगा, किस शासक का रहा होगा। तो कई बार वो जानकारी अधूरी रह जाती है। अभिलेख कम है जिससे ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। देखिए अभिलेख जो मिले हैं, कुछ जगह पे तो इतने ज्यादा अभिलेख मिले हैं कि हद से ज्यादा, और कुछ जगह पे काफी कम अभिलेख मिले हैं। तो जहाँ पे अभिलेख काफी कम मिलते हैं वहां पे क्या हो जाता है, जानकारी अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाती है, जानकारी का अभाव हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यवस्थित खुदाई की। क्या होता है कि व्यवस्थित रूप से सभी जगह खुदाई नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जो अभिलेख मिले हैं वो खुदाई वगैरह में ही मिलते हैं। तो ऐसे में क्या था कि व्यवस्थित खुदाई का ना होने के कारण भी अभिलेख जो है कई हमको नहीं मिल पाए, या कई सारे साक्ष्य जो है, सबूत जो है वो नहीं मिल पाते हैं। सिक्के मूर्ति जो मिलती हैं वो ज्यादातर क्या है, मूल स्थान पर नहीं मिली, यानी कि जो ओरिजिनल जहाँ का वो है वहां पे नहीं मिलती, कुछ दूसरी जगह पे मिल जाती है, क्योंकि व्यापार होता है, मान लो एक जगह का दूसरी जगह से व्यापार होता है। तो कई बार इस जगह के सिक्के दूसरे स्थान पे भी मिल जाते हैं, तो ऐसे में फिर दिक्कत हो जाती है। उसके वास्तविकता का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर पाना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या है, अभिलेखों की बात करें तो कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो टूट गए हैं, टूट फूट गए हैं। तो टूटने फूटने की वजह से भी उसमें से पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभिलेख जो है उस पर जो अक्षर लिखे होते हैं, आप ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे इमेज देखो, देखो कितने हल्के हल्के लिख रहे हैं, सही तरीके से नहीं दिख पा रहे होंगे आपको। तो कुछ अभिलेख ऐसे हैं ना जिसपे अक्षर जो है वो लुप्त हो गए हैं, यानी कि वो खत्म हो गए हैं, या फिर टूट गए हैं, या नहीं मिल पा रहे, या समझ में नहीं आ रहे इस तरीके से। तो अक्षर जो है वो इतने हल्के तरीके से लिखे हुए हैं कि उसके कारण उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभिलेख कई सारे नष्ट हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्षर जो है वो लुप्त हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अक्षर के शब्दों ने वास्तविक अर्थ का ज्ञान ना हो पाना, जो अक्षर के जो शब्द हैं उसे हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर रोजमर्रा, ये समझिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि देखिए क्या था कि जो
अभिलेख होते थे, वो ज़्यादातर राजाओं के द्वारा बनवाए होते थे, जो राजाओं की उपलब्धियाँ, राजाओं की प्रशंसा में लिखे जाते थे। तो जो वहाँ की जो डेली लाइफ़ होती थी, जो आम लोगों की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती थी, तो डेली लाइफ़ वाली जानकारी कभी भी अभिलेख से नहीं मिलती है। तो ये भी एक मतलब आप इसे नेगेटिव पॉइंट कह लो या फिर इसकी सीमा कह लो या कमी कह लो, तो ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पूरा चैप्टर जो है शॉर्ट में करके समरी रूप में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है सारी चीज़ें। तो इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देख के 1 से 2 बार देखिए, समझिए और आप तैयारी करके जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।